तो सब फंजाई, आप ही मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर्स जिसमें सेल वॉल थी पहले प्लेस किए गए थे प्लांटी में, पर उनको एक्सक्लूड कर दिया गया अब। और सर प्लांटी के अंदर कितनी चीजें आती हैं, एल्गी, ब्रायोफ और टेरेडो, जिम्नो एंजियो, बस। तो एक क्वेश्चन यहाँ है कि फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा पहले सेल वॉल के कारण प्लांटी में थे, लेकिन अब ये अलग है। ठीक, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन बोलो, इसको पढ़ के बताओ। तो साइनोबैक्टीरिया पहले ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन सर अब उसको बैक्टीरिया में रखा गया है, पहले उसको रखा जा रहा था इसमें। क्या है इसका मतलब बताइए, आप सब लोग पढ़िए। आप लोग होता क्या है, आप लोग पढ़ते क्या हो, किताब की ये पढ़ाइए, अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में उससे नहीं उतारते। अंडरलाइन कर लिया ऐसे से, अपनी भाषा उसका मतलब क्या है, आप अपनी भाषा में लीजिए ना, उसको हम क्या कहेंगे। अंग्रेजी की किताब मत देखिए उसे। हम आप सबसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब बताओ। यहां से यहां तक का पॉइंट है केवल। तो साइनोबैक्टीरिया जिनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो पहले एल्गी में थे पर अब नहीं है, अब उनको हटा दिया एल्गी से। और सब फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा और प्लांटी जब पहले सेम किंगडम में हुआ करते थे, अब उनको भी अलग कर दिया गया। साइनोबैक्टीरिया पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते थे, और वो एल्गी के साथ थे क्योंकि इनमें सेल वॉल थी। यस सर। लेकिन अब वो बैक्टीरिया के साथ हैं, इसलिए उनका नाम अब साइनोबैक्टीरिया है। क्या वो किंगडम मोनेरा में है? यस सर। आई बात सुनना। और किंगडम यानी सर जो साइनोबैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एल्गी में नहीं है ना, यही तो हुआ इसका मतलब। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, इसलिए वो किंगडम मोनेरा में है, बैक्टीरिया से अलग है। इट इज साइनोबैक्टीरिया है, दो चीजें अलग हैं। कि हमने पढ़ा था कि मोनेरा में दो चीजें थी, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अभी क्वेश्चन पूछा, इसमें दो हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा तभी बताते हैं, क्लासिफिकेशन आप कायदे से पढ़ो तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप उन चीजों को तो नजरअंदाज करते हो जो आपको बेसिक्स बताई जाती है। हमने पढ़ाया तो कहा था, क्लासिफिकेशन उन्होंने बोला था, हमने मोनेरा का पूरा हेडिंग वाइज बताया था, ये हेडिंग इस तरह से पढ़नी। कि मैंने कहा था कि किताब में कोई हेडिंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस लबड़ सबड़ है, चलते रहो। थोड़ी सी उसे देखोगे तो फायदा मिलेगा। अब इस लाइन में वो फायदा मिलेगा नहीं। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों अलग चीजें। तो साइनोबैक्टीरिया को अब हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, पहले इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। अब ये मोनेरा में है, पहले ही एल्गी के साथ प्लांटी में थे। चीजें कठिन थोड़ी है, लेकिन जब उसे जिस लेवल बताया जाए तो उस लेवल का कुछ मतलब होता है। चलिए अच्छा, आइए इस पर बताइए अपनी प्रॉब्लम्स। क्या है पहली दो लाइनों का मीनिंग्स? अगला पैराग्राफ क्या कहना चाहता है? हम ये क्लासिफिकेशन के बारे में। हाँ, क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके क्लासिफिकेशन के बारे में? एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म या और भी कोई ग्रुप? सब मेनली एंजियोस्पर्म लिखा है विद इन एंजियोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर, बाहर जाने नहीं। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है, कुछ आया समझ नहीं आया?
और एंजियोस्पर्म का कलर कौन इन्फ्लुएंस करता है, कौन प्रभावित कर रहा है? क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्या एंजियोस्पर्म जो एक प्लांट ग्रुप है उसमें भी कई प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं क्या? यस सर। यस हो सर। सकते हैं, तो उसमें कौन से इफेक्ट हैं और क्यों हैं, ये कह रहा है। अगला पॉइंट बताओ, यहां से शुरू करो, हम आप ही से पूछेंगे सारे पॉइंट्स। क्या है इसका मतलब? पहले के जो क्लासिफिकेशंस थे वो सुपर स्पेशली मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड सर करते थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड थे, ऊपर हैबिटेट, से। कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे। मतलब ये बोलेंगे एंजियोस्पर्म का अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सुपर मॉर्फोलॉजिकल था, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था, जिसमें हम 1, 2, 3 और 4 चीजों को कंसीडर करेंगे। हैबिट क्या है? हैबिट का मतलब प्लांट हर्ब है, श्रब है या ट्री है, ये कहते हैं हैबिट का मतलब। प्लांट हर्ब है, श्रब है या ट्री है। तो अगर सीड हैबिट होगा तो यानी कि डाइकॉट या मोनोकॉट लेंगे ना? लेकिन वो इंटरनल हो गया ना, बाहर से नहीं दिखाई देते कॉटिलिडन्स। यस सर। हैबिट, सीड हैबिट को यहां ना जोड़ो, सीड हैबिट अलग चीज है। यहां जो हैबिट है प्लांट की हर्ब श्रब ट्री के लिए है, ये हैबिट अलग है। अब अगला क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी में कौन से कैरेक्टर चुनने हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव भी है बेटा, दोनों है। मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव, जैसे थियोफ्रेस्टस ने क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने हर्ब श्रब और ट्री कहा था। अरिस्टोटल ने दिया तो उन्होंने भी हर्ब श्रब और ट्री की बात की थी, तो उन्होंने केवल हैबिट की बात की थी बस, समझे? इन जब लीनियस ने क्वेश्चन दिया तो उन्होंने एंड्रोशियम के नंबर की बात कर दी, कहने लगे एक नंबर, क्या मोन एंड्रिया का मतलब एक एंड्रोशियम, डाई एंड्रिया 2, ट्राई एंड्रिया 3, टेट्रा एंड्रिया 4। तो एंड्रोशियम मेनली कैसा है? वेजिटेटिव, बट आल्सो क्या है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव किसने दिया है? लीनियस ने। और छोटी सी बात है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली किस पर बेस्ड है? वेजिटेटिव। लीनियस का किस पर बेस्ड है? रिप्रोडक्टिव। आया कुछ समझ में? अब कितनी बड़ी बात लिखी है, सोचते हो पढ़ने के लिए? बताओ। नो सर। और जब पढ़ाओ तो फिर लिखते नहीं कुछ भी, बस वही है, चलने दो। 720 नंबर लाने के लिए ऐसे थोड़ी होता है कि आपको जितना पढ़ा है आप सोचते हो बस उतना ही बहुत है। ठीक है, उतना ही कर लो। हमें भी तो आराम है बेटा। मॉर्फोलॉजिकल बताओ, एनाटॉमिकल बताओ, फिजियोलॉजिकल बताओ, हो गया, चलो आगे बढ़ो। साइटोलॉजिकल बताओ, न्यूमेरिकल बताओ, कीमोटैक्सिक बताओ, कीमोटैक्सोनॉमी बताओ, हो गया, चलो आगे बढ़ो। हमें भी तो आसान आसान है, हमें कौन सा दिमाग लगाना बेटा? हम क्यों दिमाग लगाएं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए? हम इसलिए पढ़ाते हैं कि चलो थोड़ा सा अच्छा मिल जाए आपको। किताब में इतनी चीजें लिखी हैं, एक क्वेश्चन भी अगर वहां से आ गया तो आप आगे रहोगे सबसे। लेकिन आप उसको नजरअंदाज करते हो तो कर लो। आप लाइन पढ़िए, देखो क्या लिखा है, they were based mainly on vegetative characteristic या on the endoecium structure। वो किसने दिया है? लीनियस। तो लीनियस का सिस्टम मॉर्फोलॉजिकल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव। बन गया नहीं बन गया? लेकिन इनका तीनों, इनका थियोफ्रेस्टस है, इनका क्या है? हैबिट पर बेस्ड है, रूट सिस्टम पर। तो क्वेश्चन क्या रहा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ किसने किसने? थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रास्टस, अरिस्टोटल, एरिस्टोटल।
लीनियस। इन दोनों का कैसा था मॉर्फोलॉजिकल, इनका कैसा मॉर्फोलॉजिकल, तीनों का कैसा है मॉर्फोलॉजिकल, इनका कैसा है, Morphological. इनका कैसा है, तो इनका वेजिटेटिव में क्या है, हाइब्रिड, इनका क्या है, Reproductive. कितनी चीजें हैं यार। हम 5 टेस्ट पेपर बनाएंगे इसी लाइन पर, हर बार एक क्वेश्चन नया। बनेगा नहीं बनेगा बताओ। अच्छा Yes, sir. आप लोग बड़े हल्के में लिखते हो, एनसीईआरटी ऐसी नहीं बेटा। इतनी का मजबूती से पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मुझे बताओ अच्छा इस पेज को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, किसी ने एक्सप्लेन किया अभी तक जो आप लोग पढ़ा रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल से पढ़ा रहे हो सब लोग, बताओ No, कोई sir. बताओ, बोलो बेटा। तो पहली चीज तो एनसीईआरटी पढ़ाया ही नहीं गया। फिर उसके बावजूद भी सबको नजरअंदाज करते हैं आप लोग। एग्जाम में क्या आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता ना, किसी को नहीं मालूम होता। इन जो चीज अच्छी मिल रही है वो तो लो, नहीं मिलेगा बेटा इतना बढ़िया ढंग से जिस तरह से हम एक एक लाइन इसकी एक्सप्लेन कर दें आपको। आपको नजर आए नहीं आए बताओ। Yes, sir. लाइन क्या कह रही है आप देखो, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक अच्छी बात है। मॉर्फोलॉजिकल में वेजिटेटिव मेनली, लेकिन साथ ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, इस इनका एंड्रोशियम है मतलब रिप्रोडक्टिव पर बेस्ड है। ऐसे को आर्टिफिशियल कहा जाता है। सच सिस्टम आर्टिफिशियल दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी अलग कर देते हैं, सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर्स, क्लोजली उसको भी अलग कर देते हैं, तो बहुत ही माइन्यूट कैरेक्टर देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव, किसको वेटेज दोगे? रिप्रोडक्टिव। इक्वल देंगे सर, इक्वल देंगे वेजिटेटिव और सेक्सुअल वेटेज कैरेक्टर्स टू को। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, आगे लिखा है ना उसे देखो ना, बना कि नहीं बना क्वेश्चन, वही तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन बना के लिखते जाओ अपनी भाषा में। किसको वेटेज दोगे? दोनों। इक्वल वेटेज दोनों को। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन आया इन दोनों में कौन सा ऐसा फीचर जो चेंज ज्यादा होता, कौन चेंज कम होता है? वेजिटेटिव ज्यादा चेंज सेक्सुअल होता है। ज्यादा होगा और वेजिटेटिव कम होगा। क्योंकि एनवायरनमेंट से ज्यादा कांटेक्ट में होता है। एक आम का पेड़ है, पूरे साल खड़ा रहता है, 2 महीने फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, उसके बाद फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर ही तो नेचर में रहता है। तो चेंज पहले किस में आएगा? वेजिटेटिव में। ज्यादा किस में आएगा? वेजिटेटिव में। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो ये लिखा है इक्वल वेटेज हमने दोनों को दिया, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं भैया? क्यों? वेजिटेटिव लगातार बदल रहा है, जबकि रिप्रोडक्टिव कैसा है? कांस्टेंट है। तो हम किसको ज्यादा वेटेज दें? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। रिप्रोडक्टिव को देंगे बेटा, जो कांस्टेंट रहेगा। ओके सर। लेकिन फिर भी दे रहे हैं वेट दोनों को बराबर, एक्सेप्टेबल नहीं है उसके बावजूद भी किसको दे रहे हैं हम? बोलो। ठीक है, तो लीनियस ने कहीं न कहीं तो बेहतर सोचा ही होगा, तभी तो रिप्रोडक्टिव को ध्यान में दिया उन्होंने। सर एक बार फिर से ये चीज समझा दीजिए। हमने कहा पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लस्टर किस पर बेस्ड है, वेटेज किसका ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? बोलो। सर दोनों का दोनों का वेजिटेटिव इक्वल है, ये आंसर आपको लगाना है। लेकिन अगर उसी में कहा जाए कि हम क्या इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों का इक्वल है, तो आप कहोगे शायद नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर में ज्यादा चेंज होते हैं कंपेयर टू द बोलो रिप्रोडक्टिव, इसलिए एक्सेप्टेबल तो नहीं है। लेकिन फिर भी सिस्टम में यही माना जाता है दोनों को इक्वल वेटेज दिया जा रहा है। अब ये पहला पेज है बेटा, पहला पेज तो ऐसे उड़ा दिया जाता है ना पढ़ाते समय, जैसे सबसे पहले बारात में नहीं पहुंचना। फिर आओ, फिर अब इसके अगेंस्ट बोलो। अब बेटा
क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर में बहुत जल्दी चेंज आता है। बोलो, आता नहीं आता है? यस सर। यस सर। तब कहा अच्छा ये यार जब चेंज आता है कोई नई चीज सोचो। अच्छा नई चीज कैसे सोचे? मेरे 3 पेन है, रेड ब्लू ग्रीन, बाहर से बॉडी रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। अरे भाई रेड ब्लू ग्रीन कैसे हो गई? रेड कलर था और धूप में रखे रखे कलर चला गया, कलरलेस हो गया पेन। बोलो हो जाता नहीं हो जाता है? यस सर। अब अगर रेड कलर का पेन धूप में रख देंगे तो रेड कलर का पेन चेंज हो गया, अंदर की इंक पहले चेंज होगी, उसकी बॉडी जल्दी में चेंज हो गया, अंदर की इंक में बदलाव आएगा जल्दी से। तो पहले उसकी बॉडी बॉडी में में चेंज चेंज आएगा। बॉडी बॉडी तो बॉडी में पहले चेंज मार्फोलॉजी आएगा। चेंज आता होगा। तो हम क्या करें बेटा, हम इन तीनों कलर को मार्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई के 3 तरह के पेन मेरे पास हैं, तो मैं बेटा उस पर जाऊं कि इसके अंदर इंक कैसी भरी हुई है। तो क्लासिफिकेशन मेरा इंक के बेसिस पर होना चाहिए या उसकी बॉडी के बेसिस पर? कौन बेहतर और मजबूत रहेगा? इंक वाला इंक के बेहतर इंक रहेगा। वाला इंक बेहतर के रहेगा। बेसिस पर। तो वही कहा गया है कि वेजिटेटिव कर्व चेंज हो इसके अगेंस्ट नेचुरल सिस्टम डेवलप कर दिया गया जो इंटरनल फीचर पर बेस्ड था। तमाम से नेचुरल एफिनिटी हैं अंदर हैं, उसको कहोगे कंसीडर किया गया। वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एक्सटर्नल फीचर, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट बोलो इंटरनल। इंटरनल कौन? एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा एम्ब्रियोलॉजी, चौथा फाइटोकेमिस्ट्री। 4 इंटरनल 4 चीज देख ली। पहले क्या था? मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल में क्या था? चेंज हो सकता था। इसके अगेंस्ट बेटा चेंज ना हो तो कहां चले जाओगे? इंटरनल। इंटरनल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखो। इंटरनल कितने कैरेक्टर? 4 देखो, 4 याद तो 4। अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक देख लिया, सेल का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी पूरी टीएस काट कर देख डाली, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री तक हम देख लिए। ऐसे को क्या नाम दिया? सच अ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसा क्या कहलाएगा? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन क्या इसे क्या नाम दिया? नेचुरल सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो जब ये देखा बेटा तो 3 कलर के पेन थे मार्फोलॉजिकल, रेड ग्रीन ब्लू। तो अंदर जब गए तो तीनों में बेटा एक ही रंग की स्याही भरी थी, नीले रंग की। Yes, तो sir. तीनों को मुझे एक में रखना पड़ा कि 3 अलग अलग रखने पड़े? एक में। बोलो बेटा। सर एक में ही रखेंगे। हाँ एक में रखने नहीं, पड़े। मैंने कहा बेटा 3 थे, एक रेड कलर का पेन, एक ब्लू कलर का पेन, एक ग्रीन कलर का पेन, लेकिन अंदर इंक सभी में कैसी थी बेटा? ब्लू। ब्लू। सर अगर नेचुरल सिलेक्शन में लेंगे तो सर एक में रखेंगे क्योंकि इंटरनल फीचर सबका सेम है। हाँ एक में रखेंगे। सर अब सवाल है क्या ये बिल्कुल परफेक्ट था? क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो ये तो सही है, नेचुरल। आर्टिफिशियल से बेहतर नेचुरल है, जो चेंज नहीं होता इसलिए नेचुरल है। आर्टिफिशियल को इसलिए नहीं किया, चेंज हो जाता था बस। लेकिन क्या ये सर्वमान्य है कि कौन पहले कौन बाद आया? अब बताओ बेटा, रेड वाला ब्लू कलर के साथ पहले बना, ब्लू वाला ब्लू के साथ पहले बना, ये ग्रीन वाला ब्लू कलर के पेन के साथ पहले बना, कौन इवॉल्व हुआ होगा पहले? कौन सा सिंपल रहा होगा? क्या बता पाओगे? नो सर। नहीं, लेकिन आप बता लोगे कैसे? एक में बेटा ब्लू कलर इंक वाली, ब्लू इंक पानी वाली नहीं आती जो बोतल वाली, वो स्याही थी। एक में डॉट वाली स्याही थी और एक में नीला रंग बेटा जेल वाला था। क्या 3 तरह के पेन देखे हैं? यस Yes, सर। sir. तीनों ब्लू हैं लेकिन तीनों अलग अलग तरीके। अब बताओ बेटा इन तीनों पेन में कौन पहले बना होगा? डॉट वाला। तो डॉट अरे पादरा पहले इंक बना वाला। हो गई तो यार। पहले इंक Green. वाला सर, पहले इंक वाला वाला ग्रीन, ग्रीन वाला, फर्स्ट, फिर सर जेल। Dot डॉट one. वाला। Dot. ग्रीन, फिर बोलो Gel. जेल। रेड। यानी अब हम इवोल्यूशन के बेसिस पे आएंगे तो फाइलोजेनेटिक कहलाएगा। यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट सबसे पहले, बोलो बेटा, ये वाला था, अंदर ब्लू थी, बाहर Green. से बॉडी कलर ग्रीन हो गया तो मैं क्या करूं? अंदर से तो मैं ऐसा ही हूं। मैं पहले बना, मैं बाद में बना, बाहर से चेंज हो गया ब्लू तो मैं क्या करूं? बाहर तो बदलाव होता रहता है, अंदर तो वही है।
मैं पहले बना बाहर ग्रीन हो गया, मैं दोबारा बना मैं बाहर ब्लू हो गया, मैं बाद बना बाहर कैसा हो गया, रेड हो गया। तो Red. मॉर्फोलॉजी को चेंज होने दो बेटा, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे 1 2 और 3 बनते हैं। इसे क्या कहते हैं बोलो, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ Phylogenetic क्लासिफिकेशन। classification system. Phylogenetic. इसे समझ में आया बेटा, सर आ गया लेकिन इस लेवल पे क्वेश्चन लिखता ही कौन है बेटा? सर। यहाँ पे सर हम जहाँ पहले कोचिंग पढ़ते थे वहाँ पे सर एक पॉइंट इस पे ये लिखाया गया था कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसका वीक पॉइंट था क्योंकि जिम्नोस्पर्म की पोजीशन डिटरमाइन नहीं थी प्रॉपर, ऐसा कुछ। जिम्नोस्पर्म बेटा मेरे बच्चे, हम पहले तो ये तो जाने मॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है। यस सर। हम पहले 3 सब कैरेक्टर को तो समझे हम। यस सर। बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यस सर। फाइलोजेनेटिक किसका है, ठीक है। अब बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट बीच में रख दिया, ये अलग मैटर है। यस सर। हो गई गलती, नहीं समझ पाए। अब क्यों नहीं समझ पाए, अब उसको देखो जरा, क्यों नहीं समझ पाए भाई? डाइकॉट जिम्नोस्पर्म ऐसा क्यों कर दिया तुमने? ये तो बेटा क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई हो गई। बेंथम हुकर का सिस्टम क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ भाई? ये गलती करके नहीं एक्सेप्ट हुआ, मान लिया मैंने, ये तो क्वेश्चन बेस्ड हो गई ना। लेकिन आप वो कहां बता पाए, या आप वो कहां बता रहे जो मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी या इंटरनल आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं नेचुरल और फाइल, यही बताओ ना। पहले तो इसको बताओ ना, ये तो एक अलग पॉइंट हो, तो क्वेश्चन बेसिस पे आ गया। तो बेटा एनाटॉमिकली जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल जैसे वैसे डाइकॉट में है, दोनों में एनाटॉमिकली सिमिलर नजर आ रहा है। जब दोनों में बेटा सिमिलर चीजें नजर आ रही हैं तो कोई भी कहीं रख देंगे हम, कोई भी बोलो कहां कर देंगे, कहीं कर देंगे। वो बेंथम हुकर ने किया, उन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर फ्लावर को या सीड को या ओवरी को कंसीडर नहीं किया। अगर मॉर्फोलॉजी को भी ध्यान में देते, यार इसमें ये पाया ही नहीं जाता है, तो उसको पहले रखते ये। यस सर। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर को ध्यान में रखते हुए भी एनाटॉमिकल फीचर को पढ़ना चाहिए, एनाटॉमिकल को ध्यान रखते हुए तो फाइलोजेनेटिक को ध्यान में रखना चाहिए। हम थोड़ी भी गलती करेंगे तो ये चूक हो जाएगी। इतने बड़े वैज्ञानिक ने कर दिया, डाइकॉट मोनोकॉट के जिम्नोस्पर्म का ये ड्रॉबैक था, ये तो ड्रॉबैक था उनका। यस सर। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने में कोई गलती थोड़ी थी उनकी। अब क्यों भैया साथ क्यों बाद में रखा? शायद उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि दोनों के एनाटॉमी सेम 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 सबको सेम चल रहा है, तो जाने दो, लिख दिया उन्होंने। बाद में पता चला यार इसमें तो ओवरी है, इसमें है ही नहीं, तो पहले लाओ, इसको बाद में ले आओ। ये दोनों फ्रूट वाले हैं ना, बिना फ्रूट वाला है, सीडेड है। तो ये चीजें बदलती रहती हैं और हर चीज हमेशा चेंज होती है। बदलाव का हमेशा, बदलाव के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। तो क्वेश्चन ये सही है बेटा। बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट मोनोकॉट के बीच रख दिया था, ये उनका ड्रॉबैक था, डिमेरिट्स थी। मेरिट पर भी ध्यान दो, नेचुरल सिस्टम कहते किसे हो, क्यों वो एप्लीकेबल होना चाहिए मॉर्फोलॉजिकल की तुलना में। फाइलोजेनेटिक समझ में आया? यस सर। देखो, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए इस लाइन से पढ़ो बेटा, पढ़ के बताओ क्या है ये। एक एक क्वेश्चन है सर। जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। सेम टैक्सा मतलब एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पे कहीं पर ही हैं, उनके कॉमन कैरेक्टर क्या है, सेम होते हैं, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर सेम होते हैं तो वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फॉर मेनी अदर सोर्सेस टू। इसका फोन बज रहा बेटा, सलील प्लीज म्यूट। डिसॉल्व डिफिकल्टी। तो बेटा हम
सेम टेक्स्ट से बिलोंग करते हैं, कॉमन इंसेस्टर होते हैं, कॉमन फीचर होते हैं, तो हम इसके लिए क्या कोई नए क्लासिफिकेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं? कुछ नई चीज क्लासिफिकेशन में हम ला सकते हैं क्या? बोलो। हाँ, तो क्या देयर इज, अब these become more important when there is no supporting, मतलब फॉसिल्स भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो फाइलोजेनेटिक तो फॉसिल पर बहुत बेस्ड है, इवोल्यूशन पर बेस्ड है। कौन पहले बना? बोलो बेटा। Yes, sir. फॉसिल से हम Yes, पता sir. लगा लेते ना कौन पहले बना कौन बाद में बना, जिसकी लाइफ कैसी थी। और यहाँ तो फॉसिल्स भी नहीं है, तो अब हम क्या करें? तब उनका कुछ और नए तरीके हैं क्या आपके पास? मॉडर्न टेक्सोनॉमी में 3 तरीके उन्होंने बताए हैं Numerical cyto. कि Yes. चलो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन, तो बेटा वो 3 अलग हो गए हमारे जो पीछे पढ़ा, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। इन फाइलोजेनेटिक से भी समस्या सॉल्व ना हो तो क्या करोगे? यही तो दिया ना, फॉसिल्स ना हो सर तब क्या करोगे? मतलब अगर फाइलोजेनेटी का देखेंगे तो इसका यही तो ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि अगर जिन मतलब ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स नहीं पाए गए हैं उनको कैसे मतलब क्लासिफाई किया जाए? हाँ, फॉसिल सपोर्ट नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन में कहीं तो रखना ही है। यस सर। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या उसके लिए? तब बेटा न्यूमेरिकल साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, तो इनकी एक अलग बाजार बन गई। न्यूमेरिकल में क्या दिख रहा है? न्यूमेरिकल शब्द से आपको क्या समझ रहे हो? Number. सर नंबर्स। नंबर्स। हाँ, नंबर के बेसिस पर उनके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डेटा वाइज इकट्ठा करते चले गए। हमने कहा लीफ, बेटा लीफ का कैरेक्टर लो। आपने पढ़ा लीफ के मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? सर पिनेट एंड पाल्मेट। लीफ का एपेक्स कितने प्रकार का होता है? लीफ का शेप कितने प्रकार का होता है? तो लीफ के मार्जिन 15, 16, 17, 18, शेप 15, 16, 18, 20, लीफ एपेक्स 15, 16, 18, 20, मतलब 20-20 प्रकार के शेप वगैरह होते हैं। तो ऐसे जब करेक्टर क्लास में चूज किए जाएंगे तब सिस्टम ऑफ लर्निंग क्या कहलाएगा बोल बेटा? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जो मुझे दिख रहा होगा। आप भी देखो प्लान में कितने प्रकार की लीफ होती हैं, आप देखो जरा से, और कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं। बहुत सी लीफ आपको ऐसी नजर आएंगी, लो बहुत सी आके जाकर ऐसे को बन रही हो, बहुत सी को ऐसी बन रही हो, बहुत सी जाकर को ऐसे बन रही हो, तमाम तरह की लीव्स, शेप, एपेक्स, मार्जिन, ऐसे करेक्टर बेटा किस पर आएंगे बोलो? न्यूमेरिकल। हाँ, easily carried out using computers. Number pattern is based on all observable characters. Number and code are designed to all the character and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time 100 of character can be considered. हर करेक्टर को बराबर वेटेज देंगे और कई बार बेटा 100 से ज्यादा करेक्टर माने जा सकते हैं किसी भी एक प्लांट के लिए। लीफ का 3 कैरेक्टर बोलती है, शेप, साइज और कलर, शेप, साइज और मार्जिन, एपेक्स और लीफ का शेप। तो ऐसे सिस्टम न्यूमेरिकल कहलाएंगे, ये एक अलग है। सर ऐसे तो बहुत सारे ध्यान रखना बेटा, इन तीनों का कोई रिलेशन नहीं है जैसे कि उन तीनों का था, नहीं समझे? आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल बना, नेचुरल के बाद फाइलोजेनेटिक बना, बिल्कुल एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी था। यहाँ ऐसा इन तीनों में ऐसा कोई रिलेशन, तीनों को अलग ही पढ़ना है आपको। अपनी ढपली अपना राग वाला मामला है। साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं हम बेटा क्रोमोसोम्स के नंबर पे निकालेंगे, क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर के बेसिस पर हम बताना चाहेंगे। और कीमोटैक्सोनॉमी कहना चाहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई, प्लांट के कंफ्यूजन जो उसको हम दूर करेंगे। कीमो के साथ कैसे कह सकते हो? अब एक ने कहा भाई एक तो ट्री है, अरे ये ट्री है, हाँ अच्छा ये छोटा सा प्लांट है, ये बड़े से ट्री छोटे से प्लांट को साथ कैसे रखोगे? ये क्लास फैबेसी है। फैबेसी में बेटा शीशम का पेड़ भी आता है और मेटल का पेड़ भी आता है, एनुअल भी आता है, पेरिनियल भी आता है। तो कोई तो फीचर ऐसा होगा जो अंदर कॉमन होगा। इतना बड़ा ट्री और छोटा सा एनुअल हर्ब कैसे हम साथ रखेंगे?
एक बड़ा सा पेड़ है जो लैटेक्स बनाता है, एक छोटा सा एनुअल प्लांट है जो लैटेक्स बनाता है। एक बड़ा सा पेड़ है जो इस प्रकार के एल्कोलाइड बनाता है, छोटा सा पेड़ जो एल्कोलाइड बनाता है। दोनों एल्कोलाइड बनाते हैं, दोनों में सेम प्रकार का केमिकल कंपोजिशन है, यानी दोनों का जीनोटाइप एक होगा यार। अच्छा, हाँ, अरे दोनों एक साथ रखो, नहीं मॉर्फोलॉजी नहीं मिलती है, फिर भी क्या हुआ, केमिकल तो मिलता है। कौन पहले बना कौन से बाद में, यार देखो हमें फॉसिल्स मिल नहीं रहा, हम क्या करें, क्यों झंझट पड़े, हम केमिकल के बेसिस दोनों एक साथ रख देते हैं, दैट्स ऑल। तो ये तरीका भी किसी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए होता है कि दोनों का एक ही भाषा है, एक ही प्रोडक्ट है, तो इट मींस दोनों का जीन सेम है, जीन सेम है तो एक कॉमन एंसेस्टर होंगे यार। कुछ आया समझ में? सब बेटा एल्कोलाइड बना रहे, 5 प्लांट, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मॉर्फोलॉजी में ऐसा, कोई एनाटॉमी में ऐसा, कोई जीरोफिट कंडीशन में है ज्यादा, कोई मीजोफिट कंडीशन में ज्यादा, कोई पहाड़ों पर है, कोई प्लेन पर है, कहाँ रखे, फॉसिल्स मिल नहीं रहे हैं, तो ठीक है हम सबको कीमो के बेसिस पर रख सकते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल कीमो टेक्सोनॉमी कहलाती है, जब हम कहते हैं सिमिलर काइंड के केमिकल कंपोनेंट को एक ही ग्रुप में प्लेस दे दिया जाता है। सर अगर वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अलग अलग हुए, हमने कहा ना तीनों का रिलेशन कोई नहीं है, कीमो टेक्सोनॉमी बेसिस जो रखे जाएंगे वो केमिकल के बेसिस होंगे। ऊपर के तीनों सिस्टम में हमारा रिलेशन था, नीचे के तीनों सिस्टम में कोई रिलेशन नजर नहीं आता है। पूछा गया क्यों साथ में रखे हो, भाई केमिकली सेम है सो मैंने यहाँ रखा है, हम मॉर्फोलॉजी से मतलब नहीं हमारा है, ऊपर वाले में मतलब था, वो हमने आपको समझाया भी था। इन तीनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं कहा गया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में इन तीनों के नाम रखे गए। जिनकी समस्या हो, जिनका इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड ना मिल पा रहा हो, जिनके पीछे कोई फॉसिल से ना हो, कहाँ भटकते घूमोगे, चलो अच्छा यहाँ आ जाओ, कहाँ भटकते घूमो, अच्छा चलो यहाँ आ जाओ, ये है। तो एक नए प्रकार का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो यहाँ मिल रहा है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। ऐसे पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते नहीं तुम लोग, बताओ मन दुखी कर देते हो कभी कभी। आओ एल्गी में बेटा सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाते हैं, क्योंकि जब नंबर नहीं आते ना तो मन दुखी हो जाता है कि बताओ 345 नंबर आपके टेस्ट में नहीं आए, इसका मतलब तो लापरवाही है। क्या करें, क्या पढ़ाने मन लगता है फिर, अरे छोड़ो हटाओ, ऐसे ही जैसा वो पढ़ाते हैं वैसे हम भी पढ़ाएंगे, क्यों मन लगा के पढ़ाओ। जब हम कायदे से किताब की लाइन टू लाइन बार बार पढ़ते ही नहीं, हमें बार बार, मैंने फिर कहा है, हमें हर बार बेटा लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, हमें हर बार समय देना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए, कम से कम एग्जाम के 1 महीने पहले तक। और जब बार बार आपको किताब पढ़ने के उतना ही समय देते रहोगे तब आखिरी में समय आपको कम लगेगा, तब आप सुपरफिशियल पढ़िए। लेकिन अभी जब पेपर आ रहे हैं, कोई भी पेपर आपने कितनी भी बार दे दिया हो, आप सोचते हो ना अरे वाला पेपर था, मॉडल ही तो है, हमने पढ़ रखा है, बस यही गलती करते। आपको वो डेटा आया तो आपको फिर लाइन टू लाइन वैसे ही पढ़ना, जैसे पहला टेस्ट दिया था वैसे ये वाला देख, तब तो समझ में आएगा हाँ नंबर बढ़े हैं। भाई पहले टेस्ट में कहा सर हमारे सर पहले टेस्ट में 360 आए, 360 में 340 आए थे, आपकी सर 360 में हमारे 320 रह गए, क्योंकि पहली बार वही टेस्ट दिया था तो आपने बहुत कायदे से लाइन टू लाइन पढ़ करके दिया था, आपकी आपने सोचा हमारा पढ़ा तो है ही है, बस वही गड़बड़ हो गया। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, ये कसम खा लो, अगर तब तो डॉक्टर बन जाओ 360 में 360 आ जाएंगे, अगर ये कसम नहीं खाई तो नुकसान होना तय है सबका। बच्चों समझा सकते हैं हम इतनी दूर से, हमको तो आपकी शक्ल भी नहीं पता आप कैसे दिखाई देते हो, फिर भी अज्ञात मित्र की तरह, कोरोना तो शत्रु है, हम लोग मित्र की तरह बातें फिर भी कर रहे हैं। कोई नहीं जानता किसी को, कभी मिले नहीं है, कभी शक्ल नहीं देखी है। कई बार कहा चलो कभी तो वीडियो पर आ जाओ, बता दो सर मैं आज वीडियो पर बिल्कुल तैयार होकर नहा धोकर बैठे हैं, तो भी वो कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो भी कोई मैटर नहीं करता है। भाई आज दोस्त बच्चों ने कहा चलो सर आज सर मेरा वीडियो देखिए जरा सा, हम
बिल्कुल रेडी होकर बैठे हैं, मम्मी के साथ बैठे हैं, आज पापा हैं, मेरे भैया हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। क्या चला जाता है इसमें? मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, ये हमें पापा ही हमें सपोर्ट करते हैं, मम्मी हमारी, ये मेरी बहन है, कुछ जाता थोड़ी है। तो ये नंबर और ये नंबर क्यों है, डिफरेंस क्यों है? तो पहली बार हमने किताब की लाइन टू लाइन पढ़ी थी, दोबारा उनका पढ़ा तो है, बस पढ़ा है तो एग्जाम में ये नंबर आएंगे, और अगली बार जब एग्जाम और होगा तो 360 मीटर और घट जाएंगे, वो तो 300 ही रह जाएंगे फाइनल एग्जाम में। हर बार आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे पहली बार पढ़ा था। अगर पहली बार जैसे पढ़ा था यहाँ करते तो यहाँ 20 ना होते, यहाँ बेटा 50 होते, यहाँ पर 60 होते। यही अंतर है, नंबर क्यों नहीं बढ़ते हैं? ना बढ़ने के पीछे रीजन ये होता है कि हमारे पढ़ने के तरीके बदल चुके होते हैं। अक्सर सुना सर वही चैप्टर दिया था हमने, 360 में 340 आए थे सर, फिर 220 आ गए, फिर सर और घट गए, 300 ही रह गए। अरे भाई ऐसा क्या कमाल है कि घट गए? घट गए क्यों? हमने सोचा रहा था, अरे अभी तो पढ़ा था 2 महीने पहले, बस 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल गए, 4 क्वेश्चन पीछे हो। तो स्ट्रेटजी हमारी पढ़ने की है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, यही नहीं बना पा रहे हैं। हर बार जब भी पढ़ो तो लाइन टू लाइन, सब लाइन पढ़ो, भागना नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं भागना है, आखिरी के 1 महीने भागना है, केवल आखिरी के 1 महीने में बता रहा हूं। अभी अगर पढ़ोगे पछड़े में, कायदे से नहीं पढ़ोगे तो अभी फेल होना तय हो जाएगा। सीख सकते हो तो सीख लो, जितने लोग यहाँ सीखोगे एग्जामिनेशन के बाद जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आकर बताओगे जरूर, सर आपने कहा था, मैंने आपकी बात मानी थी, इसलिए हम सेलेक्ट हुए। बताते हैं बच्चे आकर के, सर वो आपने हमें मोटिवेट किया था, वो मुझे बात लग गई, सर वो आपने मुझे डांटा था, वो बात मुझे लग गई, सर आपने इतना बुरा कह दिया था, वो मुझे बात लग गई। एक बार लग तो जाए वो बुरी बात, और जब बुरी बात लग जाए उसी दिन सुधर जाओगे। किसी की भी बात बुरी लग जाए, मेरी लग जाए, भाई की लग जाए, पड़ोसी में जाए, रिश्तेदारों लग जाए, अरे कब से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा क्या सिलेक्शन, खाक होगा, लग गई बुरी बात, होगा कैसे नहीं, ये देखो हो गया। जिस दिन बात बुरी लग जाएगी उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे। डेफिनेशन देखो क्या है, ये डेफिनेशन की लाइन है, एल्गी क्लोरोफिलस है, सिंपल थाइलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है। थाइलॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉन वेस्कुलर है, एल्गी बेटा ऑटोट्रॉफिक है, नॉन वेस्कुलर है, ठीक, और नॉन एम्ब्रियोफाइट भी है, इसमें एम्ब्रियो भी नहीं बनता है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट है, ये भी पॉइंट है। अब दूसरी बात क्या है, हैबिटाट। मैंने कहा बेटा हैबिटाट और हैबिट में अंतर ध्यान रखना। हैबिटाट वास स्थान जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, और हैबिट द फॉर्म ऑफ प्लांट है। हैबिट इज ए फॉर्म ऑफ प्लांट है, हर्ब श्रब ट्री वो प्लांट की हैबिट है। हर्ब श्रब ट्री थियोफ्रेस्टस और स्टार्टन जो प्लांट को क्लासिफ है क्या हर्ब श्रब ट्री में, वो है। अब आपको पता है एक्वेटिक भी है, फ्रेश वाटर मेरीन भी, ठीक, वैरायटी ऑफ हैबिटाट में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट स्टोन पर भी है, सॉइल पर भी, वुड पर भी है। एसोसिएशन भी फंजाई है तो लाइकेन बना देते हैं, कुछ एनिमल्स की बॉडी पर भी रह लेते हैं, ऑटोट्रॉफी है। ये तो हैबिटाट का हो गया। अब यहां पर बेटा हम लोग कहते हैं प्लांट बॉडी कैसी है, एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी, तीसरा करेक्टर कैसी प्लांट बॉडी लिखी है, क्या लगता है बताओ? इतनी बात पहले बोल दें फिर आगे और बता लेंगे हम लोग प्लांट बॉडी के बारे में। तो प्लांट बॉडी तो अलग अलग प्रकार से है ही है, प्लांट बॉडी जो दिखाया गया है। चलो पहला क्या है, साइज, फॉर्म्स एंड साइज ऑफ एल्गी, वेरिएबल है, ओके करीब कोई बात नहीं है। रेंज कहां से बेटा, कॉलोनियल एल्गा का नाम बताओ तो वाल्वास कह दिया, रटना पड़ेगा इसे, आगे फिगर में है उसको हम थोड़ा समझा भी देंगे। फिलामेंटस फॉर्म है तो कौन से, यूलोथीस वगैरह है, जो कि अनब्रांच्ड है, आप लिख सकते हो ये अनब्रांच्ड फिलामेंट है।
बहुत तरह की फॉर्म है, हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जाएंगे तो मैं बता दूंगा कैसे पढ़ सकते हैं। और ठीक, कुछ मैरीन फॉर्म्स होते हैं जो इसे कल्प कहते हैं, ब्राउन एल्गी हैं, मैसिव प्लांट बॉडी में बहुत बड़ी बॉडी है। जहां 3 चीजें दिखाई गई हैं बस, एक कॉलोनियल, एक फिलामेंटस, एक मैसिव प्लांट बॉडी। 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 कॉलोनियल में वॉलवॉक्स है, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक स्पाइरोगारा जो कि अनब्रांच्ड है, और मैसिव प्लांट में कल्प, ये बेटा ब्राउन एल्गी है, कल्प कहते हैं। सीधे आ गया अगला आपका टॉपिक, कौन सा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक सामान्य सा क्वेश्चन है, चलिए रिप्रोडक्शन पर आ जाइए। इस रिप्रोडक्शन को भी ऑलरेडी मैं बहुत से डिस्कशन कर चुका हूं। अब बताओ बेटा कैसा रिप्रोडक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पर? ओके, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तीनों प्रकार के प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल मानते हैं, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं बेटा उसमें। तो ये रिप्रोडक्शन आपने बता दिया। ओके, ये देखो, ये है बेटा वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, लिखा है, अंडरलाइन कर लिया आपने। मल्टी सेलुलर बॉडी तो फ्रेगमेंटेशन होगा, ओके। एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स बेटा यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार के दिखा रहे हैं आज जो बने हुए हैं। कौन कौन से स्पोर्स नजर आ रहे हैं आप बताओ? ठीक, कौन कौन से स्पोर्स नजर आ रहे हैं? ये बेटा पहला वाला जू स्पोर्स है, एप्लानोस्पोर्स है, हिप्नोस्पोर है और रेस्टिंग स्पोर है। इसे एक काइनेट भी कहते हैं। कैसे बनते हैं जरा देखो बेटा, ये फेवरेबल कंडीशन होते हैं। मैंने एक बॉडी बना दी, हालांकि चारों प्रकार के स्पोर बेटा यूलोथ्रिक में बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेल, जू स्पोरेंजियम, प्रोटोलॉन सेंटर में आता है, माइटोटिक डिवाइड करता है, फ्लैजिला एक्वायर करता है, जो स्पोर कहलाते हैं, छेद बनता है, थैली में बाहर आते हैं, स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, पानी में घूमते घामते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, फ्लैजिला खत्म हो जाता है, अटैच हो जाते हैं, अटैच होने डिवाइड करते हैं और फिर पूरी बॉडी को बना देते हैं। ये बेटा जू स्पोर्स के द्वारा कहलाता है। एप्लानोस्पोर कंडीशन थोड़ी सी अनफेवरेबल होती है, सेल का प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आता है, पतली वाल बनती है। एप्लानोस्पोर में बेटा थिन वॉल्ड स्पोर कहलाता है, ये थिन वॉल्ड स्पोर कहलाता है, थिन वॉल्ड स्पोर। ये भी बेटा ऐसी फेज होती है, स्पोर नई प्लांट बॉडी बना देता है। हिप्नोस्पोर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3। कई बार ऐसा होता है परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं, बहुत एब्सर्ड हो जाती हैं, तब बेटा सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आता है, मोटी वाल बनती है, इसे बेटा हिप्नोस्पोर कहते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर, थिक वॉल्ड स्पोर कहते हैं। ये थिक वॉल्ड स्पोर होता है और फेवरेबल अपने आप को रेस्टिंग बचाने का काम करता है। विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों आने पर प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल के डिवाइड होकर नया फिलामेंट बना देता है। अब कभी कभी सेल वॉल के चारों मोटी वाल बन जाती है, ऐसे स्पोर बेटा रेस्टिंग स्पोर कहते हैं या एकाइनेट कहते हैं। ये भी विपरीत, ये तीनों विपरीत परिस्थितियों में बनते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में, ये अनफेवर कंडीशन बनते हैं और बेटा ये भी नए थैलस को जन्म देते हैं। ये बेटा स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, करेक्ट है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो देखिए बेटा एल्गी रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिवली, वेजिटेटिव बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन खत्म, फ्रेगमेंट से थैले बनाते हैं। नंबर 2 एसेक्सुअल बाय मींस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स,
मोस्ट कॉमन स्पोर जू स्पोर्स है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, जर्मिनेशन में प्लांट बनाते आपको दिखाई दिया है। बाकी डिफरेंट स्पोर्स का डिस्कशन यहां नहीं किया गया है। अब उन्होंने कह दिया और डिफरेंट स्पोर क्यों भैया? डिफरेंट स्पोर जब लिखा गया है तो आपने बताया क्यों नहीं? बता दिए, मुझे बता दो भैया। एनसीईआरटी के लिए हम नहीं बताएंगे भैया, बता दो यार प्लीज बता दो। तो मैंने आपको बता दिया वो ऑलमोस्ट कुछ स्पोर्स हैं, वो भी 2-4 और हैं, हम एक कॉमन मानते हैं, वो भी जो अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है। तो उन 3 नाम हमने और जोड़ लिए। चलो छोटे से प्लांट बॉडी में भी मुझे दिखाए तो मुझे चित्र भी नजर आ रहा है कि ऐसे हो सकते हैं। अब आई बात सेक्स रिप्रोडक्शन। लोअर प्लांट हो चाहे हायर प्लांट हो, सेक्स रिप्रोडक्शन की वो चीजें बिल्कुल सिंपल सी कॉमन है। पहला, गैमीट का बनना। दूसरा, गैमीट का फर्टिलाइजेशन, जिसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दोनों। बेटा फंजाई को छोड़ प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी जैसी चीज कहीं भी पर्टिकुलर यूज नहीं की जाती है। तो माना जाता है फर्टिलाइजेशन का मतलब साइटोप्लाज्म का मिलना और फिर न्यूक्लियस का भी तुरंत मिल जाना। क्यों? फंगस में ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म तो मिल जाते हैं लेकिन बहुत समय बाद न्यूक्लियस मिलते हैं, इसलिए बेटा वो पर्टिकुलर वहां पर ही यूज किया जाता है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। बाकी हर जगह केवल गैमीट का बनना, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस। वो भी एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज की क्लास ऐसी होती है कि हाइफी मिली और फिर बहुत समय बाद उसमें कैरियोगैमी हुई, इसलिए वहां पर स्पेशली फर्टिलाइजेशन ना यूज करके प्लाज्मोगैमी और फिर कैरियोगैमी वर्ड यूज किया जाता है, जबकि है चीज तो फर्टिलाइजेशन है, मेल फीमेल गैमेट का बनना। ठीक, तो यहां पर गैमेट बनना है, फर्टिलाइजेशन होना, जायगोट बनना है और फिर मियोसिस होने। एक सामान्य सी बात है, सिंपल सी, तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बट गैमेट कैसे बनते हैं ये सोचना है, ये सोचना है गैमेट कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के हैं। तो 2 गैमेट बने तो बात क्लियर है। वो गैमेट बनाने वाली सेल क्या कहलाएगी? बेटा जूस्पोर बनाने सेल जूस्पोरिंजियम कहलाती है, और गैमेट बनाने वाली सेल गैमेटेंजियम कहलाती है। अब बेटा क्योंकि बॉडी हैप्लॉइड है तो डिवीजन माइटोसिस होगा। अब ये गैमेट कैसे बनते हैं उस बेसिस पर हम लोग जाएंगे, तो यहां तो बताएंगे वहां अगर कुछ दिया हो तो आइए देखते हैं वहां पर क्या मेंशन कर रखा है। आइए देखो बेटा, ये जूस्पोर के एग्जाम्पल दे रखे, गैमेट नहीं है, जूस्पोर है। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर यूलोथिक्स क्लाइडोफोरा में, टेट्राफ्लैजिलेटेड बेटा यूलोथिक्स, और मल्टीफ्लैटेड जूस्पोर ओडोगोनियम। ये स्पेशल एग्जांपल जूस्पोर का याद कर लेना आप लोग। ये गैमीट, सुनना बेटा, सेल को गैमीटेंजियम कहेंगे। प्रोटोबलम डिवाइड होगा, गैमीट बनेंगे। दोनों सेम, मॉर्फोलॉजिकली सेम, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। यहां मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। दोनों आइसोगैमस, ज्यादा बताने जरूरत नहीं, ऑलरेडी बता ही चुके हैं। जाइगोट, थिक वॉल जाइगोस्पोर, एनाइसोगैमस वही चीज, जाइगोट जाइगोस्पोर। ओगैमस, ओगैमस में बेटा सेल को, मेल सेल को एंथ्रिडिया, फीमेल को ओगोनिया कहेंगे। एंथ्रिडिया में एंथ्रोजाइड और ओगोनिया में एग सेल बनेगी, इसे ओस्फियर कहेंगे। ये ओगैमस प्रकार का है। आइसोगैमस के गैमीट, एनाइसोगैमस के ओगैमस में मोटाइल छोटा है, ये नॉन मोटाइल स्टेशनरी है, बड़ा है। हाँ ध्यान रखना, इन दोनों केस में सेल को गैमीटेंजियम ही कहेंगे बेटा। इसके केस में मेल गैमीट की सेल को एंथ्रिडिया, फीमेल को ओगोनिया कहा जाएगा। यहां जो सेक्स सेल्स हैं वो यूनिसेल्ड हैं और कोई जैकेट नहीं है। एग को बेटा ओस्फियर कहेंगे, वो हैप्लॉइड होगा, एचेफ्लॉइड, और ओस्पोर यहां बनेगा। पहले भी हम फंगस में भी बताया मैंने कि जब आइसोगैमस और एनेसोगैमस होगा तो जायगोट से जाइगोस्पोर बनता है, जब ओगैमस होता है तो जायगोट से ओस्पोर बनता है। ये तीनों बेटा रेस्ट पर जाते हैं, ध्यान रखना है, ये तीनों रेस्ट पर जाते हैं, ये तीनों रेस्ट पर जाते हैं।
क्योंकि हम सबने पिछली पहली किताब में पढ़ा है, पहली किताब में पढ़ा हुआ है कि लोअर प्लान में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनकमिंग अनफेवरेबल कंडीशन ही होते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को प्रिजर्व करने के लिए कि बने रहें, नष्ट ना हो जाएं विपरीत परिस्थितियों में। तो थिक वार्ड स्पोर्स बना करके वो अपने आप को प्रिजर्व रखते हैं, बचा रखते हैं, सस्पेंड कर देते हैं अपनी लाइफ को बेटा। दे सस्पेंड देयर लाइफ इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स, थिक वार्ड स्पोर्स। यहाँ कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत बेटा नहीं? ठीक, चलो ये तो अलग बात है। आई बस होने आई। अब पीछे वाले पॉइंट में चले जाओ बेटा, थोड़े से आप पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। और ये चीजें आ गई, कहाँ गए यार, किताब पे जाना है, इस पे जाओ बेटा। तो आओ यहां पढ़ लो बेटा। यूलोथ्रिक्स के गैमीट फ्लैजिलेटेड होते हैं और स्पाइरोगैमिट गैमीट बेटा नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये नोट कर लेना, ठीक। एक दो बातें और हम यही चाहेंगे लिख लेना बेटा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो गैरा, इनके गैमिट बेटा बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मेल फीमेल आइसोगैमस होते हैं। इनके गैमिट बेटा सेल के अंदर ही रहते हैं और ये कंजुगेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ये गैमिट पॉजिटिव और नेगेटिव ये इसमें जाते हैं। इसके गैमिट बेटा फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसके गैमिट बेटा नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक। इनके गैमिट 8 से 16 बनते हैं पर सेल, 1 पर सेल। एक सेल में एक ही बनता है, 8 से 16 बन जाते हैं, मतलब मेन ही बन जाती है, ये कहो। फिर बेटा इसमें बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट दोनों में बनेगा, थिक वॉल दोनों में बनेगी, मियोसिस दोनों में होंगे, मियोस्पोर्स दोनों में बनेंगे। 4 मियोस्पोर बनेंगे सभी में। इनमें 4 के चारों मियोस्पोर फंक्शनल होंगे, इसमें बेटा 3 नष्ट रहते हैं, 1 फंक्शन होगा। इतने डिफरेंस मेरी समझ से आप और लिख लेना बिना किसी समय गंवाए। यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमस आइसोगैमस, गैमिट फ्लैजिलेटेड गैमिट नॉन फ्लैजिलेटेड। प्रत्येक सेल में 8 से 16 गैमिट, प्रत्येक सेल में 1 गैमिट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। जाइगोट से जाइगोस्पोर और फिर मियोसिस के बाद जाइगोट जाइगोट मियोसिस। मियोसिस के बाद 4 स्पोर्स बनेंगे, 4 बनेंगे, 3 नष्ट हो जाएंगे, 1 फंक्शन होगा, यहाँ चारों फंक्शन होंगे। ये स्पेशल फीचर है, आप इसे लिख लोगे तो एक्स्ट्रा जरूर हो जाएगा, मेरी समझ से इसे चाहो तो लिख लो। एक पॉइंट तो लिखा ही हुआ है, दोनों में आइसोगैमस है, बट इसमें फ्लैजिलेटेड, इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड। जैसे कहा गया पहली वाली किताब में बेटा, गैमिट ट्रांसपोर्ट पानी के द्वारा, गैमिट ट्रांसपोर्ट बेटा पोलेनगेन के द्वारा। एल्गी ब्रायोटेडो में गैमिट का ट्रांसफर बेटा पानी के द्वारा होता है, हर जगह लिखा है। लेकिन स्पाइरोगैरा में पानी द्वारा नहीं होता, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो एल्गी में कोई एक्सेप्शन आपको एटलीस्ट याद तो हो गया है। एक्सेप्शन कौन सा दिया है? स्पाइरोगैरा का एक्सेप्शन है, जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल दिया जा रहा है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, एनाइसोगैमस की एग्जांपल याद कर लो, यूडोराइना, जहां 2 गैमीट डिसिमिलर साइज में होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। यूडोराइना याद कर लो, नया एग्जाम्पल है, बिल्कुल बढ़िया सा। और वाल्वॉक्स और फ्यूकस में बेटा ओगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक लार्ज पीछे बनाया था नॉन मोटाइल स्टैटिक और एक फीमेल गैमीट, दूसरा छोटा है
मेल गैमीट है। मेल और फीमेल गैमीट छोटे और बड़े हैं, ये पढ़ लोगे। इस करेक्ट है। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी चीजें अगले टर्न पे पढ़ाएंगे। पढ़ करके आइएगा। अगले टेस्ट में क्या आ रहा है आपका, और कब कब है टेस्ट? सर 3 को है, बायोटेक आ रहा है। 3 को नहीं कि परसों? यस सर। बायोटेक बायोटेक आ रहा है। तो कल बायोटेक दोनों चैप्टर आ रहे हैं। यस सर। यस सर, परसों। पूरा पढ़ना, उससे पूछेंगे यस सर सर। दोनों। हाँ, सर वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए 1 मिनट कौन सी? सर, जिसमें था बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर और मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पोर के एग्जांपल। ये वाली? इसके पहले वाली। ये वाली? हाँ सर, ये। यस सर, हो गया। तो कल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और पढ़ाएंगे। क्या टॉपिक है? हाँ, बायोटेक के दोनों चैप्टर याद करके आना।